नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर का फैसला हो गया। अब उत्तर प्रदेश में नया जंतर मंतर बड़ी तेजी से तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव को लग रहा है उनको 2027 जीतने का फॉर्मूला आखिरकार मिल गया है। नए जंतर मंतर के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद, यूपी से विधायक, मुंबई से सपा विधायक जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर भीड़ इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भेजा जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी तैयार है। नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए और नकल के नाम पर जो अकल लगा रहे हैं उनको करारा जवाब देने के लिए भी। यूपी का जंतर मंतर का तंत्र योगी के पास ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर नकल माफिया है। माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। अखिलेश यादव के टारगेट पर सरकार है। अक्रॉस द पार्टी लाइन छात्र नौजवान निकले, उन्होंने सरकार को झुकाया। सरकार को पहले दिन ही सुन लेना चाहिए था। सरकार को सुधारना तो पड़ेगा ही। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ। असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम वोट है। जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। जंतर मंतर पर ऐसा मंत्र पड़ा जा रहा था कि हैदराबाद और मुंबई में ये जो बच्चे मीम्स बना रहे थे, मैं तौबा ही कर सकता हूं। जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है। जंतर मंतर का धरना खत्म हो गया है, लेकिन यूपी में अब पूरा फोकस जंतर मंतर वाले चुनावी तंत्र पर ही है। योगी विरोधी दिल्ली से नया फॉर्मूला यूपी लेकर आ रहे हैं। अखिलेश, राहुल, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी को यूपी में छात्र और जंतर मंतर नजर आ रहा है। एक छात्र को क्या दिशा देनी है, कैसे चलना है, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। दिल्ली में जो कानून बनेगा, जो एक्शन होगा, उसका एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ ने पहले ही यूपी को दिखा दिया है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, याद करिए, पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। दिल्ली के जंतर मंतर में समाजवादी पार्टी का तंत्र सुपर एक्टिव था। अखिलेश ने संसद से लेकर सड़क तक जेन जी प्रोटेस्ट में लीड ली। जंतर मंतर में डिंपल यादव ने सीधे जेन जी से कनेक्ट किया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। जंतर मंतर को अखिलेश यादव अपनी जीत बनाना चाहते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर इम्पैक्ट को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं। पूरे देश के छात्र नौजवानों की जीत हुई है। इंकलाब का नारा देने वालों की जीत हुई है। हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत हुई है। जिस तरीके से आंसू गैस, लाठी और अपमान के बाद भी मुकाबला करते रहे बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया और झुके नहीं, उसकी जीत है, इंकलाब की जीत है। यूपी में जंतर मंतर वाला फॉर्मूला जौहर यूनिवर्सिटी में आजमाना शुरू भी हो गया है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इल्म की रोशन पहचान है। हजारों सपनों की ये मंजिल, हर छात्र की ये जान है। मत मिटने दो ये तालीम का घर, हर आवाज अब होगी बेअसर नहीं। शांति से हम अपनी बात कहेंगे, इल्म की ये शमा ना बुझने दे। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर धरना शुरू हो गया। छात्र संगठन, नेता, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भीड़ इकट्ठा करने के काम में जुट गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, इतना ज्यादा हो सके इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो, ताकि यहाँ के लोगों की हिम्मत बढ़े और लगे कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मैं भी यहाँ आया हूँ इसी मकसद से कि किस तरीके से रामपुर के अंदर ये जो सुनहरा गुलदस्ता खड़ा हुआ है ये उजड़े ना, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के आंदोलन का नामकरण भी कर दिया है। नाम दिया है शिक्षा की रक्षा का आंदोलन। अखिलेश को भरोसा है उनका यह आंदोलन जरूर जीतेगा। जिस वक्त यूपी और पूरे देश की नजर जंतर मंतर पर थी, उस वक्त अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी में यूपी का जंतर मंतर तैयार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने स्टार नेता, सांसद, विधायकों सबको जौहर यूनिवर्सिटी भेजना शुरू कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी का पारा धीरे धीरे ही सही लेकिन चढ़ने जरूर लगा है। हम यहाँ आज रामपुर में आए हैं। यहाँ पर एक जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का नोटिस दिया गया था। इसलिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ पर 10-12 सांसद हम लोग आए थे और पहले यूनिवर्सिटी गए। सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और यही हमारी मांग है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत डिसीजन लिया जाए। इस सरकार ने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिखाया। इन्होंने 25,000 स्कूल जरूर बंद किए हैं। तो आज अगर एक यूनिवर्सिटी खड़ी है यहाँ पर, उसको तोड़ने का अधिकार उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को नहीं देगी। जंतर मंतर का धरना खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसकी तपिश को अखिलेश यूपी में जरूर बरकरार रखेंगे। यूपी चुनाव में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक असरदार मुद्दा बन रहा है, जिसका अंदाजा योगी को भी है। वो भी सीधे छात्रों से बात कर रहे हैं। एक बड़ा तबका युवा का, यूथ का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया, लगभग 60% तबका ऐसा है जो आज के दिन पे अपना स्मार्टफोन देख करके तय करता है कि स्मार्टफोन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से वह व्यक्ति देश और दुनिया के बारे में जानकारी ले रहा है। अब आप सोचो, उस स्मार्टफोन पे जो मटेरियल है न्यूज के रूप में, व्यूज के रूप में, जिन लोगों ने ज्यादा कंटेंट डाले होंगे, जिन लोगों ने ज्यादा मटेरियल डाल दिए होंगे, वो छात्र उसी को सच मान लेगा। ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, ये जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोशल मीडिया फेक अकाउंट बना करके भी कोई व्यक्ति कैसे समाज में विद्वेष पैदा कर सकता है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे होंगे। सही तथ्य की जानकारी न होने के नाते और सेल्फ अनुशासन न होने के नाते अक्सर अव्यवस्था और अराजकता का शिकार पूरा सिस्टम होता है, और पूरा सिस्टम जब अव्यवस्था और अराजकता का शिकार होता है तो सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, वर्तमान को भी और भविष्य को भी। यूपी में अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी कमजोरी कहें या मजबूरी कहें, वो योगी के खिलाफ सॉलिड मुद्दा नहीं था। अखिलेश जिन मुद्दों को चुनावी एजेंडा मानते हैं
वो पहले से योगी के पक्ष में होते, लेकिन इस बार अखिलेश को लग रहा है छात्र आंदोलन से उनको लखनऊ का रास्ता मिल सकता है। यूपी में 18-19 साल के 17,63,360 वोटर्स हैं। 20 से 29 साल के वोटर्स की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यूपी चुनाव में 18 से 29 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी 24% तक है। 2027 में इस वोटर्स पर अखिलेश की खास नजर होगी। यही वजह है जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश की सियासी सेना इसी काम में जुटी हुई है। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात होती है तो यकीन जानिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है वो। मुझे बात हुई, अखिलेश भाई क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे बहुत देर तक समझाया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज किया जा सकता है, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये कानून में है। जिस तरह से हिंदुस्तान में कई हजार बिल्डिंगें ऐसी है जिसका परमिशन नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सीएम हाउस जो चीफ मिनिस्टर हाउस है लखनऊ में, जरा उसका परमिशन लाकर दिखा दो तो हम समझे। लेकिन ये एक राजनीतिक कंपटीशन, दुश्मनी की वजह से ये हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आड़ को छोड़ दीजिए, अपनी जिद को छोड़ दीजिए और आप जो है इस यूनिवर्सिटी को तरक्की की तरफ ले जाइए। अगर जिस मुल्क में पढ़े लिखे नहीं लोग होते हैं लोग, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता है। यूपी में अखिलेश का नया स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कितना काम आएगा, इसका सही आकलन। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अभी से लगाया जा रहा होगा, लेकिन इतना जरूर है 2024 के पेपर लीक के बाद यूपी में किसी एग्जाम में एक सवाल तक लीक नहीं हो पाया। पिछले 2 साल में यूपी में 15 से ज्यादा सरकारी नौकरी वाली परीक्षाएं हुई, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई परीक्षाएं, आरओ एआरओ प्रारंभिक पुनर्परीक्षा, यूपीपीएससी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं शामिल हैं, लेकिन किसी का भी पेपर लीक नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने 2024 में वादा किया था, यूपी में नकल माफिया का सिंडिकेट नहीं बचेगा। जो भी नकल माफिया के नेटवर्क में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 2 साल में योगी ने ये करके दिखा दिया है। नकल माफिया पर पिछले 2 साल में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। नकल माफिया के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाला गया। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। नकल माफियाओं पर बुलडोजर से एक्शन। नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क और जब्त हुई। उम्र कैद और 1 करोड़ जुर्माना का कड़ा कानून बनाया गया। लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हर किसी का लक्ष्य एक ही है, नकल माफिया मिट्टी में मिलेगा। बहनों और भाइयों, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। अखिलेश यादव का पूरा फोकस इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी पर है, तो योगी आदित्यनाथ का फोकस यादव लैंड पर आ गया है।
मैनपुरी, सैफई, इटावा में योगी अखिलेश के वोटर्स को समाजवादी पार्टी का सच बता रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था, और दूसरे शहरों में वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और चवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वह अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। यूपी में एक मुकाबला सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच में, दूसरा मुकाबला अखिलेश और ओवैसी के बीच शुरू हो गया है और हर किसी का चुनावी एपिसेंटर युवा ही है। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। अखिलेश जौहर यूनिवर्सिटी वाले तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। अखिलेश यादव यूथ वोट और मुस्लिम वोट का कॉम्बो तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का दांव अच्छा है, बस जब तक ओवैसी अखिलेश का सच मुस्लिम मोहल्लों को बताना ना शुरू कर दे। जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी का एक और एंगल है जो अखिलेश छिपाएंगे और ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। मैं पूछना चाह रहा हूं सपा के चमचों से, मैं पूछना चाह रहा हूं सपा की गुलामी करने वालों से, मैं पूछना चाह रहा हूं अखिलेश यादव से कि तुम तो मुख्यमंत्री 2017 तक थे, तुमने जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अगर 1973 का कानून था तो तुमने क्यों नहीं किया? तो सपा के लोग बोलेंगे नहीं, आजम ने हमसे नहीं कहा था। तो आजम जो कहेंगे तुम वो करोगे। 5 साल तुम मुख्यमंत्री थे, 1973 का कानून को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस्तेमाल करते तो आज वो यूनिवर्सिटी को नोटिस नहीं दी जाती थी। मेरे भाई, ये इनका दोगलापन है। यूपी में ओवैसी की एंट्री ने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है।
जिस तरह से ओवैसी का मुस्लिम मोहल्लों में स्वागत हो रहा है, जिस तरह से ओवैसी को सुनने के लिए मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिस तरह से ओवैसी का समर्थन बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तो मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो तुम, बताओ तुमने क्या हासिल किया। अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन ओवैसी पर गाली देते। अरे बको गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। ओवैसी मुरादाबाद में बोल रहे थे, लेकिन उनको पूरा रामपुर सुन रहा था। मुरादाबाद से रामपुर की दूरी 28 किलोमीटर की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि अब यह मुस्लिम यूथ और मुस्लिम वोट से कनेक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया बन गई। रामपुर जिले में 51% मुस्लिम आबादी है। रामपुर शहर में 70% मुस्लिम आबादी है। रामपुर सीट से AIMIM ने 2022 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन आसपास की सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे थे। इस बार ओवैसी ऐसा दांव खेलने वाले हैं जिससे सबसे ज्यादा सपा के वोट ही कटेंगे। जंतर मंतर का इंपैक्ट देखने के बाद ओवैसी इस बार मुस्लिम यूथ को टिकट देने वाले हैं। भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। 2022 यूपी चुनाव में ओवैसी ने 95 सीटों पर अपनी टीम उतारी थी। इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम सीटें थी। ओवैसी की घुसपैठ से सबसे ज्यादा अखिलेश का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। यूपी में लगातार दूसरी बार ओवैसी ने गठबंधन के लिए अखिलेश के सामने हाथ बढ़ाया है। अभी तक अखिलेश हां या ना नहीं कर पाए, लेकिन इतना जरूर है, ओवैसी का वोट बैंक तेजी से बढ़ रहा है। मेरे भाई, अगर अल्लाह मेरे दिल को जबान देता तो मैं दिल को निकाल कर तुम्हारे कदमों में रख देता कि याद रखो तुम जब उठकर अपने हक के लिए लड़ोगे, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। कोई आकर तुमसे इंसाफ नहीं करेगा। हां, हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे पर आकर खड़े होकर मरने वाले के खानदान को पुरसा देकर चले जाएंगे, मगर अब ऐसे नहीं होगा। हम नहीं मरेंगे, हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। हम जिंदा रहेंगे ताकि हमारी जिंदगी, हम उस जिंदगी से अपने परवरदिगार की इबादत गाहों को आबाद कर सकें। हम जिंदा रहेंगे इसलिए कि हम अपने मदरसों को आबाद रख सकेंगे। हम जिंदा इसलिए रहेंगे ताकि हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। हम जिंदा इसलिए रहेंगे कि कोई नाइंसाफी हमसे ना करे। याद रखो, अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। 27 के चुनाव में हर किसी के पास इक्का है, हर किसी के पास दूसरे की काट है, हर कोई ट्रम्प कार्ड लिए बैठा हुआ है। लेकिन खेल अभी और बदलेगा, क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। हॉर्मुज में ईरान की बिछाई समुद्री सुरंग ने आज एक जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में 2 जहाजों को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब कैस्पियन सागर के रास्ते रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ गया है। ज़ेलेंस्की अपने युद्ध को मिडिल ईस्ट तक ले आए। ईरान अपना युद्ध नेटो के 26 देशों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है।
दुनिया में युद्ध के 2 मोर्चे बन चुके हैं। एक में पुतिन, मुज्तबा, हाउती और किम जोंग उन हैं, तो दूसरे में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और खाड़ी के 6 मुस्लिम देश। क्या 4 महायुद्ध अब एक साथ लड़े जाएंगे? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कैस्पियन सागर में पहला धमाका। कैस्पियन सागर में दूसरा धमाका। इन 2 धमाकों ने दुनिया को 2 बड़े युद्धों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट का युद्ध कैसे जुड़ गया, इसका एक एक डिटेल बताएंगे। पहले इन 2 धमाकों का कनेक्शन समझ लीजिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा है। ये कैस्पियन सागर है। 2 कार्गो जहाज समंदर के नीले पानी में रूस से ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। एक का नाम पोर्ट आलिया 2, दूसरे का नाम बेगी है। दोनों पर रूसी झंडा लगा हुआ है। अचानक आसमान से ड्रोन आते हैं और दोनों जहाजों से टकराकर फट जाते हैं। मतलब कामिकेजे ड्रोन रूस से ईरान जा रहे दोनों जहाजों पर हमला कर देते हैं। जोरदार धमाका होता है और दोनों जहाज धू-धू कर जलने लगते हैं। ईरान का आरोप है कि कैस्पियन सागर में दोनों जहाजों पर हमला यूक्रेन ने किया। यह भी दावा किया गया कि दोनों जहाज रूस से हथियार और बम गोला बारूद लेकर ईरान जा रहे थे। कैस्पियन सागर से यूक्रेन का कोई बॉर्डर टच नहीं करता। इसके एक तरफ रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया और ईरान है। दूसरी तरफ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ईरान को छोड़कर ज्यादातर देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। कैस्पियन सागर से यूक्रेन का बॉर्डर 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के ड्रोन को ईरानी तट के पास हमला करने के लिए रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान जैसे कम से कम 3 देशों की हवाई सीमा को पार करना पड़ेगा। फिर रूस से ईरान बम गोला बारूद लेकर जा रहे जहाज को समंदर में डुबोने के लिए ज़ेलेंस्की ने हमला क्यों कराया? क्या यह हमला अमेरिका की मदद करने के लिए किया गया? क्या यह हमला यूक्रेन ने नाटो देशों के इशारे पर किया? क्या इस हमले से ज़ेलेंस्की दोनों युद्ध जोड़ने में सफल हो गया? इस हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया यही आई है कि यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा। वो रूस से ईरान आ रहे कार्गो जहाज पर हमले का बदला लेगा। ईरान ने अगर इस मोर्चे को खोला, यूक्रेन पर गलती से भी बैलिस्टिक मिसाइलें चला दी, तो युद्ध को विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। दुनिया में युद्ध के 2 एक्सिस बन रहे हैं। एक एक्सिस में नाटो के 26 मुल्क हैं, उनके साथ यूक्रेन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के वो मुस्लिम मुल्क हैं जो युद्ध में ईरान के खिलाफ हैं। दूसरे एक्सिस में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। चीन फिलहाल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे एक्सिस को सपोर्ट करेगा। 2 एक्सिस बनने से युद्ध 38 मुल्कों तक फैल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ लगे हाथ नाटो को भी निपटा लिया जाए। ईरान ने यूनाइटेड किंगडम को भी बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह करने की धमकी दी है।
वजह यह है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहे हैं। अमेरिका के घातक B-1 बॉम्बर लांसर ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस से उड़ान भरकर ईरान पर 2000 पाउंड के भारी भरकम बम गिराए हैं। ईरान की धमकी के बाद अचानक ब्रिटेन में धमाके शुरू हो गए। आसमान में शोले उठने लगे। बम धमाके के बाद धुएं के बादल दिखने लगे। ब्रिटेन ने अब तक इन हमलों के लिए डायरेक्ट ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन ने रिएक्शन दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उससे ईरान और ब्रिटेन में तलवार तो खींची गई है। ब्रिटेन के एयरबेस मिलने से अमेरिका के B-1 बॉम्बर हॉर्मुज से कैस्पियन सागर के किनारे तक भारी बमबारी कर रहे हैं। ईरान में रात भर तबाही मचाने के बाद वो तड़के ही वापस ब्रिटेन के एयरबेस लौट जाते हैं। So we've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets, no longer. 159 boats, good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. मिडिल ईस्ट में लड़ाई अब सिर्फ ईरान अमेरिका के बीच नहीं रह गई है। बहरीन, कुवैत, यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें डायरेक्ट शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड राउंड में ईरान पर बहरीन, कुवैत और अमेरिका ने कोऑर्डिनेशन बनाकर हमले किए हैं। यूएई ने उन्हें खुफिया और सैन्य सपोर्ट दिया है। ईरान ने इसी वजह से इस बार इजराइल को छोड़ दिया है। खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देशों में ज्यादा तबाही मचाई है। ईरान ने दूसरे राउंड में 13 दिन में बहरीन पर 25 से ज्यादा हमले किए। यहां अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, पैट्रियट एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। बहरीन में अमेजन को डेटा सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक बहुत सटीक था। डेटा सेंटर में कई जगह काले निशान पड़े हैं जो ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद लगी आग की वजह से बने। ईरान ने कुवैत और कतर पर भी 13 दिन में दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे। वहां भी अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नई सैटेलाइट इमेज से पता चला कि ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर की है। जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस, साल्टी एयरबेस में बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। फाइटर जेट और ड्रोन के कई हैंगर पर अचूक निशाने के साथ ईरान ने प्रहार किया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी प्रिसिजन स्ट्राइक के साथ मिसाइलें गिराई। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर सटीक हमलों के पीछे रूस का सैटेलाइट तंत्र काम कर रहा है। ईरान को रूस अमेरिकी बेसों की सटीक लोकेशन दे रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस रिपोर्ट को सही बताया है। हालांकि ट्रंप इस रिपोर्ट को लेकर सशंकित है। उनका मानना है कि रूस, चीन ऐसा करके अमेरिका से सीधा पंगा नहीं लेंगे।
You said today that Russia and China are not helping. Earlier this week, the War Secretary Hegseth said that they are enabling. So what is the difference? Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के युद्ध में एक बार फिर यू टर्न लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला रोकने का आदेश दिया। उसके बाद ईरान ने भी हमले रोक दिए। ईरान अमेरिका के बीच यह अघोषित सीजफायर 10 दिन का हो सकता है। इसे ट्रंप का सरेंडर माना जा रहा है। इस सरेंडर की असली वजह इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस में लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। ट्रंप को इसीलिए मजबूरी में पॉज लेना पड़ा है। पॉज के बावजूद अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के जहाजों को रोकने में पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिकी नेवी के जवान जहाजों पर रस्से डालकर उन पर उतर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। सेंटकॉम का दावा है कि 25 जुलाई तक हॉर्मुज में ईरान की तरफ जा रहे 12 कॉमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। अमेरिकी नेवी का आदेश नहीं मानने पर 2 जहाजों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। ईरान अमेरिका के बीच अघोषित सीजफायर के बाद हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन ईरान की बिछाई माइंस बड़ा खतरा बनी हुई है। एक जहाज के माइंस से टकराने की वजह से हॉर्मुज में बड़ा धमाका हुआ। हॉर्मुज पर ईरान अब नया कानून बनाने जा रहा है। इसे संसद से पास कराने की तैयारी चल रही है। इसमें उन जहाजों से फीस वसूलने का प्रावधान किया गया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे। 13 दिन की तबाही थमने के बाद ईरान ने संकेत दिए कि डील पर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप की दादागिरी से हर बार बातचीत बेपटरी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता को लेकर कोई समस्या नहीं है। मध्यस्थ मौजूद हैं, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाई जा रही हैं। असली समस्या अमेरिका का रवैया है, जो अब भी धौंस जमाने और दबाव डालने वाला है। ईरान ने ये दिखा दिया है कि हम धमकियों से नहीं डरते हैं। हम न तो दबाव के आगे झुकेंगे और न ही किसी भी तरह की अस्वीकार्य भाषा को बर्दाश्त करेंगे। हमारी एक सैद्धांतिक नीति है और हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। ईरानी लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में ईरान के अधिकारों की रक्षा करना हमारे बुनियादी सिद्धांतों और लक्ष्यों में शामिल हैं। हम इन्हें पूरा करने की दिशा में काम करते रहेंगे। हम किसी से नहीं डरते और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज में शांति लौट रही है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान हूती के जरिए सऊदी अरब पर हमले करा रहा है, तो अब सऊदी अरब ने कांटे से कांटा निकालने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने अब अल जुआद ग्रुप के फाइटर्स को हूती के खिलाफ उतार दिया है। हूती भी सऊदी अरब के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये सऊदी अरब का जिजान सिटी है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। ईरान के लिए काम करने वाले यमन के हूती ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिजान सिटी में अरामको की फैसिलिटी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी हमले किए हैं। ये मिसाइल और ड्रोन हमले कितने विध्वंसक है, इसका अंदाजा सऊदी अरब के जिजान सिटी में उठते धुएं के
3 बड़े कॉलम से समझ सकते हैं। मतलब अरामको की कम से कम 3 फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। युद्ध में पहली बार सऊदी अरब की जिजान सिटी को निशाना बनाया गया। शहर के तमाम हिस्सों में हूतियों ने तबाही मचाई है। सऊदी अरब की जिजान सिटी और जिजान पोर्ट यमन के सबसे करीब है। उसके बाद जेद्दाह और यानूब शहर और पोर्ट हैं। सऊदी अरब के तीनों शहर लाल सागर के किनारे बसे हैं। सऊदी के तेल व्यापार के बड़े केंद्र हैं। सऊदी अरब के जिजान शहर पर रात अंधेरे हूतियों ने हमला बोला। जिजान के आसमान पर अचानक अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दिखाई दिए। सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम जब तक एक्टिव होता, शहर में धमाके शुरू हो गए। आग के गोलों से कोहराम मच गया। कुछ धमाके इतने बड़े थे कि जिजान शहर की धरती कांप उठी। आसमान आग की लपटों में घिर गया। हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब को एक और तगड़ी चोट दी है। उसके तीसरे जहाज को उड़ा दिया गया, जो एशिया में तेल की डिलीवरी देकर वापस सऊदी अरब लौट रहा था। इस बड़े तेल जहाज का नाम मासा है। हूती फाइटर्स ने 72 घंटे पहले सऊदी अरब के 2 और तेल जहाजों पर हमले किए थे। ये दोनों जहाज एंसेलिया और लायला यानबू पोर्ट से तेल लोड कर लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों जहाजों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। एक जहाज में आग लग गई। दोनों जहाजों को सऊदी ने वापस बुलाया और स्वेज नहर के रास्ते दोबारा रवाना किया। अब सवाल उठता है, सऊदी अरब और यमन के हूती अचानक कैसे युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए? क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई तेल को लेकर है। अमेरिका ईरान के तेल जहाजों को हॉर्मुज से आगे अरब सागर में जाने नहीं दे रहा। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने हूती को आगे कर बाब अल मंदेब की खाड़ी पर ब्लॉकेट लगा दिया है। क्या ईरान बाब अल मंदेब को बंद करके सऊदी का तेल रोक लेगा? क्या सऊदी के पास तेल बेचने का प्लान बी है? सऊदी अरब ऐसा खाड़ी देश है जिसके पास तेल भेजने के 2 और रास्ते हैं। पहला रास्ता लाल सागर से बाब अल मंदेब की खाड़ी होते हुए अरब सागर के रास्ते एशिया के देशों तक तेल पहुंचाने का। दूसरा रास्ता लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल यूरोप और एशिया के देशों तक पहुंचाने का। मगर इस रास्ते में एशिया तक तेल पहुंचाने में सऊदी अरब के जहाजों को 10 से 14 दिन ज्यादा लगते हैं। जहाजों के आने जाने, रखरखाव और बीमा का खर्चा काफी बढ़ जाता है। इस रास्ते से सऊदी अरब के जहाजों को अफ्रीका के देशों का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होते हुए जाना पड़ता है। तेल के खेल में रूस की जंग यूक्रेन से बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने अब साइबेरिया में रूस की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज ड्रोन एक बार फिर रूसी एयर डिफेंस पर भारी पड़ रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद रूसी रिफाइनरी पर विस्फोट होने से रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई है। पुतिन ने जेलेंस्की को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के 15 शहरों में एक साथ बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। रूस ने एक हफ्ते में 95 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। 1630 गाइडेड बम से हमले किए हैं। इसके अलावा 1700 कामिकाजे ड्रोन भी चलाए हैं। पुतिन के टारगेट में अब कीव है, जहां रूसी मिसाइल हमले में एक 18 मंजिल इमारत में आग लग गई। आसपास के रिहायशी घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। कीव में जिस तरह से रूसी हमले बढ़ रहे हैं, उससे वहां का एक बड़ा इलाका गाजा जैसा दिखने लगा है। ओलेना कीव में उसी जगह पर रहती हैं जहां रात में रूसी मिसाइलें गिरी। उनका दावा है कि यूक्रेन ने सायरन सिस्टम फेल हो गए। रूसी हमलों के समय आसपास कोई सायरन नहीं सुनाई देता। मैंने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। उसमें मेटालिक साउंड थी।
मेरा घर 3 मंजिला है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी खिड़कियां टूट रही थीं। इस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे हैरानी हुई कि कोई अलार्म नहीं बजा। आमतौर पर हम अलार्म सुनते हैं और धमाका होने के बावजूद टीवी पर भी कोई अलार्म नहीं बजा। रूस यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी ओडेशा में लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में भारी तबाही मचा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, जहां रूस यूक्रेन के बीच फ्रंट लाइन पर लड़ाई चल रही है, वहां रूसी तोपखाने आग उगल रहे हैं। यहां उच्च विस्फोटक वाले गाइडेड बमों से रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेलेंस्की ने 1 महीने में रूस की 20 से ज्यादा रिफाइनरी उड़ाकर पुतिन को बड़ा झटका दिया है। मगर जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही नहीं रोक पा रहे हैं। उनके पास पैट्रियट एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। अमेरिका से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अब जेलेंस्की अपने युद्ध को मिडिल ईस्ट तक ले जाने की फिराक में है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ही ईरान को मिडिल ईस्ट में सैटेलाइट सर्वेलांस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान पिन पॉइंट अटैक कर अमेरिकी अड्डों को तबाह कर रहा है। मैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वे हमारे सहयोगियों के साथ वह जानकारी साझा करें जो हमारे पास ईरान की सरकार को रूस से मिल रही नई मदद के बारे में है। जुलाई की शुरुआत से ही हम खाड़ी क्षेत्र और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूस की सक्रिय सैटेलाइट निगरानी पर नज़र रख रहे हैं। ये तस्वीरें बाद में ईरान तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा रूस द्वारा इन ठिकानों की निगरानी और ईरानी सेनाओं के हमलों के बीच एक स्पष्ट संबंध है। यह संबंध हमलों से पहले के दिनों में भी दिखता है और ईरानी हमलों के बाद भी, ताकि हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। सिर्फ 19 और 20 जुलाई को ही 4 एयरबेस रूसी सैटेलाइट की नज़र में आए, 2 बहरीन में और एक जॉर्डन और कुवैत में। इसकी वजह साफ है। युद्ध रोमानिया तक पहुंच गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि शाहिद कामिकाजे ड्रोन लगातार रोमानिया के एयर स्पेस में आ रहे हैं। ऐसे 3 ड्रोन देखे गए जिन्हें F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया। 2 युद्ध का जिस तरह विस्तार हो रहा है, वो विश्व को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।